अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान की वापसी के बाद अब भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान का पहला टी20 मैच होगा टी20 वर्ल्ड कप 2022 में, उसमें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए और कौन सी बेस्ट पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी जो कि इस मैच के लिए होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो हमारा जैसा कि एक अंदाज़ है बात करने का, हम ज़्यादा अपने फेवरेटिज़म या अपनी पसंद और नापसंद के बजाय हम ज़्यादा फोकस करते हैं कारकर्दगी पर और सलाहियत पर, जिसके मुताबिक ही प्लेइंग 11 तैयार करते हैं और अदाद शुमार इकट्ठे करते हैं। और उसके बाद देखा जाता है कि वहाँ की कंडीशंस के अतबार से और पाकिस्तान टीम को कहाँ पर किस प्लेयर की कितनी ज़रूरत है, उसके मुताबिक हम प्लेइंग 11 तैयार करते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो इस रिपोर्ट में हम जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 किन किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होनी चाहिए और उसके लिए हम एक बार फिर कारकर्दगी का सहारा लेंगे। और अगर इस हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान को सबसे पहले ओपनिंग के हवाले से बात करते हैं। ये बात तो अब पत्थर पे लकीर हो चुकी है कि ओपनिंग बाबर आजम और रिजवान ही करेंगे। पाकिस्तान के बैटिंग कोच, हेड कोच, चेयरमैन, कप्तान सब कह चुके हैं। तो इसलिए अब हम जितना भी कहें, कुछ यूट्यूबर जैसे कहते रहते हैं या कुछ जो माहिरीन है टीवी पर कहते रहते हैं ये तब्दीली करें वो तब्दीली करें, जितना भी कहते रहें तो अब तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है ओपनिंग में। ये बात तो कन्फर्म हो गई। अब इसके बाद आ जाती है नंबर 3 पोजीशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शान मसूद और फ़खर जमान के दरमियान जो बड़ा फ़र्क है वो है स्ट्राइक रेट का। स्ट्राइक रेट के अतबार से फ़खर जमान से हम उम्मीद करते हैं कि वो तेज़ी से रन्स करेंगे। और रिजवान और बाबर आजम जिस अंदाज के प्लेयर हैं तो उनके साथ फ़खर जमान जैसा बैट्समैन वन डाउन पोजीशन पर आना चाहिए। ये एक लॉजिक है या एक आम सोच है, लेकिन हकीकत क्या है अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो यहाँ पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ दिखाई देती है। अगर हम फ़खर जमान की बात करें, फ़खर जमान ने जो टूर किए हैं, साउथ अफ्रीका का टूर किया 2021 में, उसके बाद उनकी जो कारकर्दगी है 28 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 416 रन बनाए हैं, 57 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 18 की एवरेज और 113.97 यानी लगभग 114 का स्ट्राइक रेट है, जो कि इंतहाई कम है। और फ़खर जमान को जिस क्लेबर का बैट्समैन कहा जाता है उसके अतबार से ये स्ट्राइक रेट इंतहाई कम है। और इस अरसे में वो 350 बनाने में कामयाब रहे। 24 मैचेस में आखिरी 10 इनिंग्स में वो सिर्फ 150 बना सके हैं हांगकॉन्ग के खिलाफ और 128 रन बनाए हैं, 12.80 की एवरेज और 109 का स्ट्राइक रेट यानी 110 से भी कम स्ट्राइक रेट रहा। ये फ़खर जमान की कारकर्दगी है, ये वो हकीकत है जो हमें मानना होगी, हमें देखना होगी। इसके बाद अब फैसला ये करना होगा कि क्या पाकिस्तान के लिए फ़खर जमान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर 3 पोजीशन के लिए या फिर शान मसूद। इसके अलावा अगर देखा जाए हालिया अरसे में कारकर्दगी, फ़खर जमान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज़ में 10-10 और 12 रन बना सके। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में वो 0 पर आउट हुए, जिसके बाद एशिया कप के पहले मैच में भारत के खिलाफ 10 रन बना सके, हांगकॉन्ग के खिलाफ 53 रन बनाए, उसके बाद इंडिया के खिलाफ 15 रन बनाए, अफगानिस्तान के खिलाफ 5 और श्रीलंका के खिलाफ आखिरी 2 मैचेस में 13 और 0 पर आउट हुए। ये उनकी कारकर्दगी रही है, कोई बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे हैं। गो के वो पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़श्ता एडिशन में शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे। लेकिन असल चीज़ यही आती है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में या पीएसएल में या इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ पर हरीफ टीमें जो इंटरनेशनल मैचेस में हरीफ टीमें, हरीफ बॉलर्स आपकी मुकम्मल तैयारी करके आते हैं, आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, जबकि पीएसएल के मैचेस या फिर डोमेस्टिक मैचेस में इतना टाइम नहीं होता या फिर इतना कोई सरदर्दी नहीं लेता। तो इसलिए एक बड़ा फ़र्क होता है। असल चीज़ ये होती है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने कामयाब हैं। शोएब मकसूद भी पाकिस्तान सुपर लीग में कामयाब थे, इफ्तिखार अहमद भी कामयाब थे, खुशदिल शाह भी कामयाब थे, शान मसूद भी कामयाब थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के लिए खेलते हुए इंटरनेशनल मैचेस में कौन कितना कामयाब है। इसके अलावा अगर 2022 में कारकर्दगी देखें नंबर 3 पोजीशन पर, तो यहाँ पर शान मसूद ने 8 इनिंग्स खेली हैं, 148 रन बनाए, 56 बेस्ट स्कोर रहा, 18.50 की एवरेज, 114.72 लगभग 115 का स्ट्राइक रेट रहा, 150 बनाई। ये नंबर 3 पोजीशन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा फ़खर जमान ने एक आम इनिंग्स खेली लेकिन 96 रन बनाए, बहुत कम रन बनाए, 13 की एवरेज, 102 का स्ट्राइक रेट जो कि उनसे भी खासा कम है। और उसके अलावा हैदर अली ने 3 इनिंग्स खेली, 14 रन बना सके, वो भी नाकाम है नंबर 3 पोजीशन पर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2 ऑप्शन हैं, फ़खर जमान से उम्मीद है
और शान मसूद ने हालिया अरसे में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। वो 2022 में तीसरे टॉप स्कोरर हैं मजमूई तौर पर T20 मैचेस में। तो हमें किसकी जानिब जाना चाहिए, एक प्लेयर जो कदरे बेहतर परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान के लिए, या फिर उम्मीद पे? दो चीज़ें हैं, एक प्रैक्टिकल है, एक उम्मीद है। तो ये कप्तान के सवाबदीद पे है कि वो किसको खिलाते हैं। वैसे मेरे ख्याल में मेलबोर्न एक बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पर शॉट भी बड़े मुश्किल से जाते हैं ज़्यादा दूर। तो अगर गैप में शॉट खेलने के हवाले से देखा जाए, अगर रनिंग बिटवीन द विकेट तेज़ की जाए, तो मेरे ख्याल में शान मसूद ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होंगे, कम से कम पहले मैच के लिए। अगर कारकर्दगी की बात करें 2022 में, शान मसूद ने 10 इनिंग्स के लिए तमाम पोजीशन पर नंबर 3 को उठाकर ओवरऑल तमाम तो 220 रन बनाए, 2 फिफ्टियाँ बनाई, 125 का स्ट्राइक रेट और लगभग 24.5 रन फी इनिंग्स उनकी एवरेज रही है, जो कि अच्छी एवरेज कही जा सकती है T20 के फॉर्मेट के अतबार से। फ़खर जमान ने 7 इनिंग्स के लिए 96 रन बनाए, 13 की एवरेज, 102 का स्ट्राइक रेट, जो कि खासा कम है। और इसके मुकाबले में शान मसूद का अगर T20 जो मजमूई T20 मैचेस हैं 2022 में 46 इनिंग्स में 1468 रन बना चुके हैं, जो कि महज रिजवान और एलेक्स हेल्स के बाद किसी भी बैट्समैन के तीसरे ज़्यादा रन हैं। 35.8 से फिर एवरेज और 134 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा 13 50 प्लस इनिंग्स के लिए, तो बहुत बड़ी कारकर्दगी है। इसके अलावा फ़खर जमान ने 2022 में PSL के मैचेस मिलाकर मजमूई तौर पर 21 इनिंग्स में 687 रन बनाए, 32 की एवरेज रही और 141 का स्ट्राइक रेट रहा, 9 फिफ्टियाँ बनाई जिनमें एक सेंचुरी भी शामिल है। तो ये इनकी कारकर्दगी रही है। तो इस एतबार से फिर मेरे ख्याल में मेलबोर्न के मैच के ग्राउंड के अतबार से शान मसूद को ज़्यादा तरजीह दी जा सकती है। वैसे भी फ़खर जमान की फ़िटनेस का इशू भी है, अब देखना ये है कि वो मैच से पहले फ़िट होते हैं या नहीं होते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पोजीशन पर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपका कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर मोहम्मद नवाज़ जो कि परफॉर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा बेस्ट हैं। हालिया अरसे में अगर देखा जाए 3 इनिंग्स के लिए 201 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, 125। और अगर पाकिस्तान के बैटर्स की बात करें नंबर 4 पोजीशन पर जिन्होंने कम से कम 100 रन बनाए हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है वो नवाज़ का है। और ओवरऑल देखा जाए पूरे वर्ल्ड में वो भी सबसे ज़्यादा जिन्होंने कम से कम 100 रन बनाए हैं, सबसे ज़्यादा रन जो स्ट्राइक रेट जो है वो 2021 से लेकर अब तक वो मोहम्मद नवाज़ ही का है। और उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब बढ़ने के लिहाज से अब आगे जो अहम चीज़ फैसला होगा वो हैदर अली या आसिफ अली में से किसी एक की चॉइस हो सकती है। तो इसलिए जो वार्म अप मैचेस हैं इंग्लैंड के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ, तो मेरा तो यही ख्याल है कि इन दोनों को, आसिफ अली को भी हैदर अली को भी, दोनों मैचेस खिलाने चाहिए ताकि वहाँ की कंडीशन के अतबार से एक बार फिर इनका जायज़ा लिया जा सके कि वहाँ की कंडीशन में कौन कितना खेल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में हैदर अली ज़्यादा बेस्ट इसलिए कि एक तो मेलबोर्न लंबा ग्राउंड है और आसिफ अली के जो शॉट्स हैं, पहली बात तो ये है कि पहली शॉट पर ही वो कैच दे देते हैं बआसानी मिड ऑन पर या मिड ऑफ पर। और दूसरी बात ये है कि अगर उनसे तवक्को कर भी ली जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 छक्के की उनकी शॉट होती हैं। तो वहाँ पर जो कि बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर 2 से 3 रन तो बआसानी बन जाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अगर रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर की जाए तो हैदर अली ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक तो वो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, फाइनल मैच में अच्छा खेला, और उसके अलावा जो उनकी शॉट है, गैप के दरमियान शॉट खेलने की सलाहियत, वो आसिफ अली से कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हैदर अली को होना चाहिए। अगर 2022 में कारकर्दगी देखें तो 9 इनिंग्स के लिए हैदर अली ने 91 रन बनाए, 31 बेस्ट स्कोर रहा, 122.97 यानी लगभग 123 का उनका स्ट्राइक रेट रहा और 11.5 रन के करीब करीब उनकी एवरेज रही है, जो कि खासी कम है। लेकिन इसके मुकाबले में आसिफ अली को देखें, 14 इनिंग्स के लिए सिर्फ 110 रन बनाए और 10 की एवरेज है, 132 का स्ट्राइक रेट है, जो कि बहुत बड़ा कोई स्ट्राइक रेट नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर वहाँ की कंडीशंस के अतबार से और ख़ास तौर पर आसिफ अली जिस तरह शॉर्ट पिच गेंद को नहीं खेल सकते या ऊंचा शॉट खेल जाते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर हैदर अली उनसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे। तो इस सूरत हाल में अब देखना ये होगा कि 2 ऑप्शन हैं। अगर हम हैदर अली को खिलाते हैं तो हमारी प्लेइंग 11 क्या हो, और अगर आसिफ अली को खिलाते हैं तो क्या हो, ये डिपेंड करेगा कि वार्म अप मैचेस में कौन कैसी कारकर्दगी दिखाता है। इसलिए जो हमारा बेस्ट फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है उसमें रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। शान मसूद 1 डाउन पोजीशन पर फ़खर जमान का चांस लिया जा सकता है, जबकि चौथे नंबर पर मोहम्मद नवाज़, 5वें पर हैदर अली, शादाब खान 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर इफ्तिखार अहमद, 8वें नंबर पर मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि ऑलराउंडर हैं, और आखिरी 3 पोजीशन पर बॉलर्स जो कि हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर हैं नसीम शाह,
हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी। दूसरी सूरत हाल में अगर फ़र्ज़ करें हैदर अली को नहीं खिलाया जाता, आसिफ अली को खिलाया जाता है, तो रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, शान मसूद, नवाज़, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और उसके बाद आसिफ अली को रखा जा सकता है। जिसके बाद बाकी आखिरी जो पोजीशंस हैं उसमें वसीम जूनियर, नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी बदस्तूर अपनी पोजीशन पर रहेंगे।